फर्स्ट है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आपके पहला टॉपिक जो था वो ग्लोबलाइजेशन का था। देन सेकंड फैक्टर इज लिबरलाइजेशन। अभी हमने उससे पहले देखा था कि टेक्नोलॉजी में किस स्टाइल से इंप्रूवमेंट हुआ, कम्युनिकेशन फैसिलिटी इंप्रूव हुई तो ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हुआ। द नेक्स्ट वन इज लिबरलाइजेशन विच इंक्रीज ग्लोबलाइजेशन एट रैपिड रेट। देन व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन, कि आप लिबरलाइजेशन मीन्स क्या समझते हो? वैसे आप सोचते हो लिबरल हो गए, आप लोग आमतौर पर बोलते हो कि लिबरल होना मीन्स उदार हो जाना और ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट कंट्रोल जो है वो रिड्यूस हो जाना। देन लिबरलाइजेशन मीन्स द स्टेप ऑफ गवर्नमेंट बाय विच गवर्नमेंट रिड्यूस कंट्रोल रिस्ट्रिक्शंस एंड बैरियर इज नॉन एज लिबरलाइजेशन। कि जब गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल रिड्यूस कर लिए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शंस रिड्यूस कर लिए जाते हैं, बाउंडेशंस फिनिश्ड कर दी जाती है, बैरियर्स स्टॉप्ड कर दिए जाते हैं, देन इट इज सेड टू बी लिबरलाइजेशन। हम कहेंगे कि ये गवर्नमेंट की लिबरलाइज्ड पॉलिसी है, उदार पॉलिसी है, जिसमें किसी स्टाइल का कोई कंट्रोल, कोई बाउंडेशंस और कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। वो सब या तो रिड्यूस हो गए या एबोलिश्ड हो गए, या तो कम हो गए हैं या फिर बिल्कुल खत्म हो गए, देन इट इज सेड टू बी लिबरलाइजेशन। उसको हम कहेंगे कि गवर्नमेंट लिबरल हो गई है। देन सबसे फर्स्ट ये आता है आपके कि सबसे पहले आपको, इससे पहले मैंने एक चाइनाज टॉयज़ का जो एग्जांपल लिया था कि चाइना के जो टॉयज़ हैं वो क्वालिटी मेंटेन किए हुए थे और लोअर कॉस्ट के थे, इस वजह से वो तो है सब्सटीट्यूट हो गए और हमारा जो प्रोडक्ट है वो कॉस्टली होने की वजह से क्या हो गया, मार्केट से बाहर हो गया। अब लेट अस टू बी एज्यूम दैट एट दैट टाइम्स गवर्नमेंट फॉलोड लिबरलाइजेशन की पॉलिसी, कि गवर्नमेंट ने लिबरलाइज्ड नहीं है, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। उस टाइम की बात करें हम तो अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स इम्पोज कर देगी। गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट है, हमने अभी लिबरलाइजेशन को फॉलो ही नहीं किया है, अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है तो क्या होगा, टैक्स इम्पोज कर दिया जाएगा फॉर द इम्पोर्ट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट, कि चाइना के जो टॉयज़ हैं उन पर अब टैक्स इम्पोज कर दो। तो टैक्स इम्पोज करने की वजह से, इम्पोर्ट टैक्स लगाने की वजह से क्या होगा, उनकी कॉस्ट हाई हो जाएगी इन कंपैरिजन दैन डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडियन टॉयज़ के कंपैरिजन में। देन क्या होगा, इंडियन टॉयज़ विल बिकम चीपर। अब इंडियन टॉयज़ चीपर हो जाएंगे क्योंकि गवर्नमेंट किसको सपोर्ट कर रही है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इसकी वजह से चाइनीज़ टॉयज़ के इंपोर्ट पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, तो अब वो टॉयज़ तो हो गया महंगा और इंडियन टॉयज़ हो गया सस्ता। तो हम किसका परचेज करेंगे, नेचुरली ऑब्वियसली हम किसको परचेज करेंगे, इंडियन टॉयज़ को करेंगे, क्योंकि वो टॉयज़ जो है वो सस्ता है और अब उसके कंपैरिजन में हमारा ये जो टॉयज़ है, तो ये होगा कि इस वजह से ऐसा हो जाएगा। अब सबसे पहला आता है कि टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। तो जो यहाँ मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया किस पर, चाइनीज टॉयज पर, देन इम्पोर्ट टैक्स इज वन मोस्ट बैरियर्स टू स्टॉप्ड फॉरेन ट्रेड। टैक्स जो है वो सबसे पावरफुल बैरियर्स है, बैरियर्स मीन्स बाउंडेशन है, रेस्ट्रिक्शंस है, एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर्स। तो इससे क्या हो गया, टैक्स लग गया, वो कॉस्टली हो गई तो वो आपकी कंट्री में नहीं आएगी। सम रेस्ट्रिक्शंस हैज बीन सेट अप, गवर्नमेंट यूज दिस इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड एंड रिड्यूस ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड रिड्यूस फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये गवर्नमेंट ने किसके लिए यूज किया, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करने के लिए। क्या गवर्नमेंट अगर किसी भी स्टाइल के, देखो लिबरलाइजेशन अभी आया ही नहीं है, वो तो अभी बहुत लेट आएगा, 1991 में आएगा। उससे पहले की सिचुएशन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया, टैक्स जो है वो पावरफुल बैरियर्स है, इससे आपका क्या हो गया, ट्रेड जो है वो इंटरकनेक्ट होने से बच गया, अब आप ही का चलेगा, वहाँ से कोई माल नहीं आएगा, तो ग्लोबलाइजेशन बंद हो गया। तो टैक्स लगाने का पर्पस गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स क्यों सेट किए हैं, तो बोल रहा है कि सम रेस्ट्रिक्शंस हैज बीन सेट अप बाय गवर्नमेंट, कुछ रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट के थ्रू सेटअप किए जाते हैं, टू हैज बीन रिड्यूस फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। किसके लिए हम चाहते हैं कि फॉरेन ट्रेड भी रिड्यूस हो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस हो, जिससे कि क्या हो, हमारे यहाँ वही आए जो गवर्नमेंट के डिज़ायर में है। तो यहाँ पर लिखा है कि व्हाट काइंड ऑफ गुड्स come in our country and what types of goods are not come in our countries which will be decided by government। ये which was decided by government, ये पहले डिसाइड किया जाता था गवर्नमेंट के थ्रू, अभी नहीं है ऐसा, गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड किया जाता है ताकि किस स्टाइल के प्रोडक्ट आएंगे और किस स्टाइल के प्रोडक्ट यहाँ से जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट इस स्टाइल से बैरियर्स लगा देती थी, जिसकी इनकमिंग नहीं करनी हो
उस पर इम्पोर्ट टैक्स लगा दिया जाना था, और जिसकी आउटगोइंग नहीं होनी होती उस पर एक्सपोर्ट टैक्स लगा जाता था। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स ड्यूटीज़ की वजह से जो है वो हमारा एक ट्रेड बैरियर्स हो जाता था, और वो चीज़ें बाहर नहीं जाती थी जो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी। तो सब कुछ गवर्नमेंट के रूल्स पे सेट होता था बिफोर 1991। तो गवर्नमेंट पुट ट्रेड बैरियर्स ऑन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और इस स्टाइल से गवर्नमेंट किस पर, एक तो फॉरेन ट्रेड पर और एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर, दोनों पर जो है वो ट्रेड बैरियर्स जो है वो गवर्नमेंट लगाती थी, ताकि इन्वेस्टमेंट भी उतना ही आए और उसी इंडस्ट्री के लिए आए जिसके लिए गवर्नमेंट चाहती है। एक्सेस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट पहले नहीं चाहती थी। दिस वॉज कंसिडर्स नेसेसरी टू प्रोटेक्शंस द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री। अब ये किस लिए ज़रूरी हो गया, जैसे इंडियन टॉयज़ को गवर्नमेंट ने वो दिया ना, सपोर्ट किया चाइनीज़ पर इम्पोर्ट टैक्स लगा करके। तो दिस बैरियर्स इज नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शंस ऑफ इंडियन प्रोड्यूसर्स या विद इन द कंट्री प्रोड्यूसर्स। जो विद इन द कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है, एटलीस्ट गवर्नमेंट क्यों लगा रही है ये बैरियर्स, उसको सपोर्ट करने के लिए लगा रही है, ताकि वो मोटिवेट हो, इनकरेज हो और मैक्सिमम प्रोडक्शंस करे, और उसकी अर्निंग से जो है इंडिया की ग्रोथ रेट हो। तो ये कह रहा है कि दिस वॉज कंसिडर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री, ताकि वो उस प्रोड्यूसर को सपोर्ट कर सके जो इनसाइड द कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है। किससे, फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन से उसको जो है वो गवर्नमेंट क्या कर सके, सेव कर सके। देन इंडियन अलाउड इम्पोर्ट फॉर एसेंशियल्स आइटम्स, और इंडिया क्या चाहती थी, केवल मात्र एसेंशियल आइटम्स हो, एटलीस्ट वही इनसाइड द कंट्री आए जो हमारे लिए एसेंशियल नहीं है, जो हमारी बर्डन को इंक्रीज कर रहे हैं, जो हमारे बीओपी को अनफेवरेबल कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हमारी फॉरेन एक्सचेंज की बर्डन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट ने उन पर बैरियर्स लगा दिए ताकि ऐसी चीज़ों की इनकमिंग कंट्री में नहीं हो सके। द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन एंड एसोसिएट, all developed country have given protections to domestic producer in early stage of development। अब इसमें यह बताया गया है कि जब अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की थी, तो जितनी भी, अगर हम डेवलप्ड कंट्री का एग्जांपल लें, चाहे वो यूएसए हो, चाइना हो, ब्रिटेन हो, रसिया हो, फ्रांस हो, किसी भी डेवलप्ड कंट्री का एग्जांपल लिया जाए, तो उन सभी डेवलप्ड कंट्री ने अपनी स्टार्टिंग की एज में, जब उनके यहाँ डेवलपमेंट शुरू हुआ था, उस एज में अपनी कंट्री की इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया था। देखो वापस समझो कि स्टार्टिंग की एज में जो डेवलप्ड कंट्री आज जहाँ पहुँच गई है ना, जब वहाँ डेवलपमेंट शुरू ही हुआ था, तो उन्होंने डेवलपमेंट की शुरुआत कहाँ से की थी, अपनी कंट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, इन सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, उनको सपोर्ट किया, उनको हेल्प की, और उनको सपोर्ट कर करके पहले खुद इस्टेब्लिश हो गए, फिर बाहर वालों को बुलाया। तो उनको सपोर्ट कर करके फिर जो है अर्ली एज में वो लोग क्या हुए, डेवलपमेंट की प्रोसेस में रैपिड रेट से जब बढ़ गए, तो उन्होंने दूसरों की इनकमिंग रखी। तो पहले सारी डेवलप्ड कंट्री एक क्लोज इकोनॉमी थी, वहाँ किसी के आने की परमिशन नहीं थी और किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। आता वही था जो गवर्नमेंट के डिज़ायर में था, कंपलसरी था, एसेंशियल था या नेसेसरी था। तो ऐसा डेवलप्ड कंट्री ने पहले किया था। अब आता है एट द टाइम ऑफ 1991। अब हमारी इकोनॉमी में जो सबसे बड़ा चेंज आया, इट वॉज कम फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, एटलीस्ट उससे एक बहुत बिगेस्ट चेंज आया, और हमने एलपीजी को अडेप्ट किया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन तो आप पढ़ ही रहे हो, और लिबरलाइजेशन मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि वो टॉपिक का पार्ट है। तो लिबरलाइजेशन जो था, the government decided that the time had come for Indian producer to compete with the producer around the globe। वापस समझो इस लाइन को कि the government decided, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, the government had decided, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि the time had come, कि अब वो समय आ चुका है for the Indian producers, किसके लिए, इंडियन प्रोड्यूसर्स के लिए, to compete with the producer all around the world, कि वो क्या करे, compete करे ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जो ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, एटलीस्ट उसके साथ compete करने में एलिजिबल हो, सक्षम हो, पावरफुल हो। ये टाइम आ गया। गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि अब ये नहीं चलेगा कि बच्चा 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 हो गया, बहुत कुछ हो गया, अब सेल्फ लाओ और खुद डेवलप्ड हो और दूसरों के साथ कंपटीशन के लिए मैदान में उतरो। ये गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया
It felt that competitions would improve the performance of producer within the country. क्या felt किया गवर्नमेंट ने? It felt that competition would improve. क्या felt किया? It felt that competition will improve. अगर आप में competition की भावना हुई then improvement self आएगा. तो the competition will improve the performance of producers. किसकी performance को? Producer की performance को improvement कर सकता है within the country. जो हमारी कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं अगर इनको कंपटीशन में उतारा जाएगा दूसरे देशों के साथ तभी जा कर के वो अपनी एफिशिएंसी, अपना पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे. बिना कंपटीशन के कहीं भी कुछ भी नहीं होता. आप खुद ऐसा महसूस कर सकते हो. तो ये हमारी गवर्नमेंट ने 1991 में फेल्ट किया और फिर उसने ऐसा चेंज लाया कि अगर इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन दी तो हमारी कंट्री के प्रोड्यूसर्स कभी भी डेवलपमेंट को समझ ही नहीं पाएंगे और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव नहीं करेंगे. तो दे वुड हैव इम्प्रूव टू देयर क्वालिटी. तो फिर वो क्या करेंगे? दे वुड हैव टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी. वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, प्रोसेस को चेंज करेंगे, इनोवेशंस लाएंगे, न्यू आइडियाज़ यूज़ करेंगे, कैपेबिलिटी इम्प्रूव करेंगे. तो इस वजह से वो कुछ करेंगे तभी जब वो देखेंगे ही नहीं तो अपनी गुफा में तो सभी शेर महान होता है. जब बाहर जंगल में निकलो और दूसरा शेर मिले तो पता चलता है कि आप में कितना पावर है. तो ये वाली कंडीशंस यहाँ पर आ गई कि देयर क्वालिटी. दिस वाज सपोर्टेड बाय द पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO. और हमारी इंडियन गवर्नमेंट की इस थीम को जो सपोर्ट किया then this was supported by the powerful international organization WTO. WTO के नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है. उसने हमारी इस थीम को, हमारी इस प्रोसेस, दिस वॉज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन WTO. तो WTO ने जो है वो इसको सपोर्ट किया, हमारी थीम को अडेप्ट करने की कोशिश की. एंड रिमूविंग वेरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नॉन एज लिबरलाइजेशन. अब आपको वापस बताने की व्हाट डू मीन बाय लिबरलाइजेशन. देन रिमूविंग बैरियर्स को रिमूव कर लेना, रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर लेना, सेट बाय द गवर्नमेंट. और ऐसी सेटिंग अगर गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है देन इट इज़ नॉन टू बी लिबरलाइजेशन. हम इसको लिबरलाइजेशन कहेंगे कि गवर्नमेंट ने बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर लिया गया. अब आता है WTO कि व्हाट डू मीन बाय WTO. तो WTO वर्ल्ड है, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल की एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है. ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था. गेट was established in 1955. सबसे पहले 1955 में गेट था. देन गेट इज कन्वर्टेड इनटू WTO in 1995. 1995 में WTO में गेट को कन्वर्ट कर दिया गया. पहले गेट थी GATT जो था वो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ्स ऐसा कुछ नाम था उसका. एंड WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कन्वर्टेड फॉर्म है गेट की और इट वाज एस्टेब्लिश इन 1995. हमने 1991 में लिबरलाइजेशन को फॉलो किया और WTO जो गेट था एटलीस्ट वही चेंज हुआ, संस्था का नाम बदल गया और WTO रख लिया गया. तो ये इंटरनेशनल लेवल की WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए की गई है. आपकी बुक में इसके मेंबर जो है वो 169 दिए गए हैं, तो आप ये लिखना चाहो तो ये लिख देना. बट इन रिसेंट 189 जो है इसकी मेंबर कंट्रीज हो गई है. एंड इंडिया इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ WTO. इंडिया जो है वो स्टार्टिंग से ही WTO का जो है वो मेंबर रहा है. उसने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जो WTO ने प्रिपेयर किया. जो रूल्स रेगुलेशन WTO ने प्रिपेयर किए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने वो सब साइन कर रखे हैं कि हम सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, ऐसा उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है और वो साइन किया गया है. WTO said that all barriers in foreign trade and foreign investment are harmful. WTO ने क्या कहा कि all barriers in foreign investment and foreign trade are harmful. कि कोई भी कंट्री अगर फॉरेन ट्रेड में और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में किसी भी स्टाइल का कोई भी बैरियर्स लगाती है, बाउंडेशन लगाती है, रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, कंट्रोल करती है तो वो हार्मफुल होता है. ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए वो हार्मफुल होता है. इसलिए इस स्टाइल के बैरियर्स को फॉलो नहीं करना चाहिए. ट्रेड शुड बी फ्री फॉर ऑल प्रैक्टिस. ट्रेड शुड बी फ्री फॉर ऑल प्रैक्टिस. सभी प्रकार की प्रैक्टिस के लिए ट्रेड को बिल्कुल
फ्री कर देना चाहिए, उस पर किसी भी गवर्नमेंट का किसी भी स्टाइल का कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। बट डेवलप्ड कंट्री स्टिल हैव अनफेयरली ट्रेड बैरियर, बट डेवलप्ड कंट्री स्टिल हैव अनफेयर ट्रेड बैरियर्स। अब इसका क्या मीनिंग हो गया कि डेवलपिंग ने तो बात मान ली, बट डेवलप्ड कंट्री स्टिल हैव सम अनफेयर ट्रेड बैरियर्स, कि ट्रेड बैरियर्स तो है वो भी बहुत अनफेयर है। वो जो चाहते हैं वही उनके यहाँ आता है, वो जो नहीं चाहते हैं वो अभी भी उनके यहाँ नहीं आता। वो अभी भी अपनी कंट्री में सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। WTO जिसको सपोर्ट करने के लिए मना कर रहा है, डेवलप्ड कंट्री अभी भी इनसाइड द कंट्री उसी प्रोड्यूसर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके थ्रू उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो अभी भी नहीं किया जा रहा है। Other hand, WTO rules force on developing countries. Other hand, WTO rules force on developing countries. अब मेंबरशिप ले रखी है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, तो रूल्स तो मांगने ही पड़ेंगे। तो WTO किसको प्रेशराइज कर रहा है? डेवलपिंग कंट्रीज को प्रेशराइज कर रहा है कि तुम मेरे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करो, वरना क्या होगा, तुम्हारे पे कुछ पनिशमेंट लगाया जाएगा और तुम फिर वो काम नहीं कर पाओगे, या कुछ ऐसा है। तो ऐसा अब क्या कर रहा है, इसका प्रेशर किस पे पड़ रहा है? ओनली डेवलपिंग कंट्रीज पे पड़ रहा है। WTO rules force the developing countries डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिस। तो इससे क्या हो गया, एक डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिस हो गया, ये तो डिबेट की बात हो गई। तो अब यहाँ पर आपकी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया हैज सिग्निफिकेंट रोल इन एम्प्लॉयमेंट एंड GDP। आप सभी जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज based on agriculture and maximum population's main occupation is also agriculture, and our maximum earning is also depend upon agriculture in direct or indirect way। तो इंडिया में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है 70 to 60% पॉपुलेशन उस पर डिपेंड है, एंड 28% या 20 to 28% जो है वो हमारी GDP में इसका कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट का मेन सोर्सेज है। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए तो एग्रीकल्चर एक मोस्ट पावरफुल वो है सेक्टर है। और रिसेंट टाइम की अगर आप सिचुएशन को ले रहे हो कोरोना की, तो एक एग्रीकल्चर ही ऐसा है जो चलता रहा और अर्निंग देता रहा, वरना अदर सेक्टर तो सब कुछ बंद पड़े हुए थे। तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा पावरफुल है हमारी GDP के लिए भी और हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए भी। इन इंडिया हैज सिग्निफिकेंट रोल इन एम्प्लॉयमेंट एंड GDP कंपेयर टू अ डेवलप्ड कंट्री USA। अगर हम USA से हमारा कंपैरिजन करें, देन आवर एग्रीकल्चर इन बेस्ट कंडीशन, हमारी कंट्री की एग्रीकल्चर एक बेस्ट कंडीशन में है इन कंपैरिजन देन USA। जैसा मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयमेंट में भी 30% या 60% पॉपुलेशन लगी हुई है और GDP में 28% का कंट्रीब्यूशन है, जबकि USA की कंडीशन देखिए कि USA एग्रीकल्चर शेयर इन GDP 1%, ओनली 1% का शेयर है USA की GDP में एग्रीकल्चर का, एंड इन एम्प्लॉयमेंट 0.5%, एम्प्लॉयमेंट में 0.5% का शेयर है वहाँ की इकोनॉमी में डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर का। तो वहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर इतना पावरफुल या स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में नहीं लिए हुए है। तो उसके बावजूद भी देखिए, स्टिल USA फार्मर रिसीव massive sum of money from USA government, still USA farmer receive massive sum of money from USA government। अभी भी USA की गवर्नमेंट से USA के फार्मर को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज, बहुत ज़्यादा हेल्प, बहुत ज़्यादा वो मिल रहा है, जबकि रोल कुछ भी नहीं है, एग्रीकल्चर का रोल ही नहीं है वहाँ GDP को लेके, ग्रोथ को लेकर के। और उसके बावजूद भी USA की गवर्नमेंट अपने यहाँ के फार्मर को सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा पैसा दे रही है, बहुत लोन दे रही है, सब्सिडी दे रही है, फ्री इक्विपमेंट्स दे रही है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि द USA फार्मर सेल देयर प्रोडक्ट एट वेरी लो प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट। तो जो USA का फार्मर है वो बहुत ही लो प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल करता है और इनसाइड द कंट्री भी सेल करता है। तो क्या होगा, अब वो लो प्राइस पे सेल करेगा क्योंकि उसकी कॉस्ट तो कुछ लगी नहीं, सब कुछ सरकार ने दे दिया, सब कुछ सरकार की जेब से गया, उसकी जेब से कुछ नहीं गया, उसको तो जो मिल जाए वही अपना गवर्नमेंट से भी मिल रहा है और लो प्राइस पर सेल करने से भी मिल रहा है। तो वो इंटरनेशनल मार्केट में उस प्रोडक्ट को बहुत लो प्राइस पे सेल करेगा। अब सोचो जब USA का लो प्राइस का आएगा गेहूँ, तो हमारे यहाँ का हाई प्राइस का गेहूँ कौन परचेज करेगा? कोई परचेज नहीं करेगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसकी कंडीशन और इम्प्रूव हो जाएगी।
तो यूएसए फार्मर सेल प्रोडक्ट एट वेरी लो प्राइस, यूएसए का फार्मर बहुत लो प्राइस पे सेल कर देगा. देन डेवलपिंग आस्क्ड डेवलप्ड कंट्री दैट वी आर फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ WTO. अब बेचारी डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री से पूछ रही है कि वी आर फॉलोइंग द रूल्स और रेगुलेशन विच इज़ मेड बाय WTO, देन वाई यू आर नॉट फॉलो दिस. तुम उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? जब हम उसको फॉलो कर रहे हैं, जो WTO ने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, तो आपको भी फॉलो करने चाहिए. यूएसए का रूल्स रेगुलेशन है कि एग्रीकल्चर में सब्सिडी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना. हम तो 6% सब्सिडी दे रहे हैं, यूएसए कह रहा है कि 30% वो, और अमेरिका जो है वो 36% दे रहा है. तो सब्सिडी में डिफरेंस दे दीजिए, जबकि वो कह रहा है कि 15% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं होनी चाहिए. तो सोचिए, हम तो अभी बहुत कम दे रहे हैं, हमें तो थोड़ा बढ़ना चाहिए आगे, पर गवर्नमेंट के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए नहीं दे रहे हैं. तो डेवलपिंग कंट्री डेवलप्ड कंट्री से क्वेश्चन पूछ रही है कि वाई यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स रेगुलेशन विच आर मेड बाय WTO, कि आप उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो. एन ऑर्डर टू स्टॉप सपोर्टिंग फार्मर, और ऑर्डर हमें दे रहे हो टू स्टॉप सपोर्टिंग फार्मर. डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को कह रहे हैं कि स्टॉप सपोर्ट टू फार्मर्स, जिसका इतना कंट्रीब्यूशन है उसको सपोर्ट मत करो, ऐसा हमें कह रहा है. तो लास्ट में लिखिए बट यू आर डूइंग सो, परंतु तुम तो ऐसा कर रहे हो. देन दिस इज अनफेयर बैरियर्स विच वॉज अपोज्ड बाय WTO. ये WTO की एक गलत पॉलिसी है कि वो डेवलप्ड कंट्री को सपोर्ट कर रहा है और डेवलपिंग कंट्री को प्रेशराइज कर रहा है कि वो इस स्टाइल्स के रूल्स रेगुलेशंस और नॉर्म्स को जो है वो फॉलो नहीं करें.